Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Atomic Structure. Today is our lecture number 10. Lecture number 10 is about the spectrum of hydrogen atom. Now, learning objectives of today's lecture are to enable our students to understand the terms like spectrum, electromagnetic radiations and electromagnetic spectrum, and the type of spectrum. Secondly, to describe the formation of spectrum of hydrogen atom on the basis of Bohr's atomic model. To describe the different spectral lines in the spectrum of hydrogen atom and to calculate their wave numbers. And finally, to describe the defects of Bohr's atomic model. तो लेक्चर का आगाज हम करते हैं स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम क्या है, ये आप इस फिगर को देखिए। दिस इज विजिबल लाइट आता व्हाइट लाइट, लाइट कमिंग फ्रॉम अ टंगस्टन बल्ब और सनलाइट। इस विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 से 750 नैनोमीटर तक होती है, लेकिन ये तमाम वेवलेंथ्स जो हैं जिनकी डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये हमें विजिबल या व्हाइट लाइट में नजर नहीं आते। लेकिन अगर हम इस लाइट को प्रिज्म में से पास करें तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स कर जाती है, जिसके नतीजे में हमें ये एक डिस्प्ले या रेनबो हासिल होती है। ये डिस्प्ले किस चीज को शो करता है? दिस डिस्प्ले शोज द डिस्पर्शन ऑफ दिस रेडिएशन इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ। प्रिज्म में से पास करके ये विजिबल लाइट अपने कंपोनेंट वेवलेंथ में डिस्पर्स हो जाती है। ये डिस्प्ले स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो स्पेक्ट्रम एक ऐसा डिस्प्ले है जो किसी भी रेडिएशन की अपने कंपोनेंट वेवलेंथ में सेपरेशन या डिस्पर्शन को जाहिर करता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं। ये इनफैक्ट ये जो विजिबल लाइट है या व्हाइट लाइट है, ये क्या है? इट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किससे कहते हैं? ऐसी रेडिएशन जिनकी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये रेडिएशन जो है वो इनफैक्ट वेव की तरह प्रोपेगेट होते हैं, और इस वेव के दो कंपोनेंट मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये सपोज कीजिए कि इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी अलोंग वाई एक्सिस। मैग्नेटिक कंपोनेंट इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये दोनों वेव्स की तरह प्रोपेगेट करते हैं और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और वेव्स किस डायरेक्शन में मूव करती है? इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ऐसी रेडिएशन जिनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट म्यूचुअली जो है वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है वो इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो फिर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक कंपोनेंट, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। वेव किस तरफ जा रही है? इन दोनों के परपेंडिकुलर, जी एक्सिस पर। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर डिफरेंट टाइप्स। गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, विजिबल रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं। अगर हम इन तमाम रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो ये डिस्प्ले अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। So electromagnetic spectrum is the range of all the electromagnetic radiation in the increasing order of their wavelengths or decreasing order of their respective frequencies. तो सबसे कम वेवलेंथ गैमा रेस की है,
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी इसी की। तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर नेक्स्ट आता एक्सरेज। एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। फिर फर्दर इंक्रीज करेगी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेज की। अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो अब फर्दर जो है वो कम होगी। अब वेवलेंथ नेक्स्ट इंक्रीज कर जाएगी विजिबल लाइट की या व्हाइट लाइट। ये सिर्फ ये इसी लाइट को, इसी इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम अपनी आंख से डिटेक्ट कर सकते हैं। अदर जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम अपनी आंख से डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से रीड करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है। देन आता इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज्यादा होती है। देन कम द रेडार, टीवी, एफएम, एएम, ये तमाम रेडियो waves आ जाती हैं। So a display which shows all the electromagnetic radiation in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequencies is known as electromagnetic spectrum। तो वापस हम स्पेक्ट्रम पे आते हैं। स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा डिस्प्ले है जो किसी रेडिएशन की उसके कंपोनेंट वेवलेंथ में डिस्पर्शन को जाहिर करता है। हम स्पेक्ट्रम को टू टाइप में डिवाइड करते हैं। इट इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम इज शोन बाय दोज एटम व्हिच आर प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एटम कब होता है? जब उसके इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल ऑर्बिट की बजाय हाई एनर्जी ऑर्बिट में मौजूद होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करते हैं तो क्या होता है? डी एक्साइटेशन के दौरान उन इलेक्ट्रॉन्स ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में एमिट कर देते हैं। यानी जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस एमिट करते हैं तो उस एमिटेड रेडिएशन से बनने वाला स्पेक्ट्रम, उस एमिटेड रेडिएशन को अगर किसी प्रिज्म या स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज किया जाए और वो स्पेक्ट्रोमीटर या प्रिज्म उसको उसके कंपोनेंट वेवलेंथ में डिसोसिएट या डिस्पर्स कर दे तो वो डिस्प्ले अब क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज द emission spectrum. Emission spectrum is of two types: continuous spectrum and the line emission spectrum। ये आप जरा फिगर देखिए। ये पहली जो फिगर है इट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड दिस इज लाइन emission स्पेक्ट्रम। थर्ड वन। फर्स्ट वन में आप क्या देखिए कि इसमें ये वायलेट एंड 400 नैनोमीटर पे है, रेड एंड 750 नैनोमीटर पे। लेकिन इनमें 400 से लेके 750 नैनोमीटर तक तमाम रेडिएशन कंटिन्यूसली मौजूद हैं। ये डिस्प्ले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये किसी ऐसे सब्सटेंस के एटम से एमिट हो रहा है जिसके इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन के दौरान तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करते हैं और वो तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन क्या बनाती है? ये हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना देती है। अब सेकंड टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम इज द लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखेंगे इसमें फर्स्ट में और थर्ड में क्या फर्क है। थर्ड जो है इसमें तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट नहीं हो रही। ये वायलेट, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर की फ्यू वेवलेंथ जो है वो एमिट हो रही हैं। इसे हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं और ये फ्यू जो लाइंस हैं ये क्या कहलाती हैं? इट इज दे आर नोन एज द स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है it is in the form of radiation of all the wavelength within the particular region। within the particular region का मतलब है visible region, infrared region या जो है वो एक्स-रे रीजन एटसेट्रा। तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन
कि अगर तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन अमिट हो रही हो तो उससे बनने वाला स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है और उसमें तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन मौजूद होंगी। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस फ्यू वेवलेंथ की रेडिएशन अमिट कर रहा है तो उसको एनालाइज किया जाए तो अब ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। वी गेट अ डिस्प्ले in which bright lines are produced which are separated by dark spaces। ये bright line spectral line कहलाती हैं और ये spectral line particular wavelength की emitted radiation को जाहिर करती हैं। तो ये दो एग्जांपल हो गई emission spectrum की। So again listen, what is continuous spectrum and line emission spectrum? It is the spectrum which show the emission of radiation of all the wavelength within a particular range. Particular range mean within the particular range of electromagnetic radiation. इसकी example visible spectrum, ये जो रेनबो मैंने आपको बताई। And line emission spectrum, it is the spectrum which show emission of radiation of few wavelength। तमाम wavelength की रेडिएशन की emission को ये जाहिर नहीं करता। किसको जाहिर करता है? Emission of radiation of the few wavelength। किसमें? within a particular range, within a particular region of electromagnetic spectrum। It is in the form of bright lines which are separated by dark spaces। Example is the spectrum of hydrogen atom। Again आप जरा देख लीजिए, it is continuous emission spectrum and it is line emission spectrum। Now what is absorption spectrum? बाद substances जो हैं जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो एब्जॉर्ब लाइट जो है वो डार्क लाइन की सूरत में नजर आएगी। इसको थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। ये आप ये जो है ये सेकंड फिगर को देखिएगा कि सपोज कीजिएगा कि हमने ये विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट जो है ये हमने किसी ऐसे सब्सटेंस में से पास की है जिसने तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं की, फ्यू वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली है। और उस लाइट को उस सब्सटेंस में से पास करने के बाद फिर हम प्रिज्म में से पास करें तो हमें उसी तरह ये डिस्प्ले हासिल होगा। लेकिन इस डिस्प्ले में अब कुछ जो है वो डार्क लाइंस मौजूद हैं। ये डार्क लाइंस मिसिंग रेडिएशन को जाहिर कर रही हैं। ये मिसिंग रेडिएशन कहाँ गई? वो उस सब्सटेंस ने एक्साइटेशन के प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब कर ली। तो ये डिस्प्ले जो है ये किसको शो कर रहा है? दिस डिस्प्ले शो द absorption of radiation of the particular wavelength within this region। This display is known as the absorption spectrum। It is in the form of dark lines in the background of continuous spectrum या dark lines which are separated by the bright spaces। तो ये मैंने आपको स्पेक्ट्रम और उसकी टाइप समझाई है। मकसद ये जो है वो डेफिनेशन समझाने का ये है कि हमें पता चल जाए कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो आखिर इन थ्री टाइप के स्पेक्ट्रम में से किस टाइप का है। तो so we have studied the spectrum, its types which are continuous spectrum, line emission spectrum and the absorption spectrum। Now the spectrum of hydrogen atom। Now spectrum of hydrogen atom is in fact line emission spectrum। क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो ये शो करता है कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम जब डी एक्साइट करते हैं तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन अमिट करते हैं। उस रेडिएशन को प्रिज्म में से पास किया जाए तो हमारे पास एक डिस्प्ले हासिल होगा consisting of the bright lines separated by dark spaces। ये क्या है? line emission spectrum of the hydrogen। कैसे बनता है अभी ब्रीफली जरा देख लेते हैं। जब हाइड्रोजन गैस को एक गैस स्टार ट्यूब में फिल करके लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो क्या होता है? इस डिस्चार्ज ट्यूब में से कुछ रेडिएशंस अमिट होती हैं। उन रेडिएशन को एक स्पेक्ट्रोमीटर एनालाइज करता है। उसका एनालिसिस जो है के नतीजे में
हमारे पास एक डिस्प्ले या एक स्पेक्ट्रम हासिल होता है विच इज कंपोज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये रेडिएशन कैसे, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनी, ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। तो फिर देख लीजिए कि जब हाइड्रोजन गैस में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो हाइड्रोजन के एटम एक्साइट कर जाते हैं डी एक्साइटेशन के नतीजे में, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है। डी एक्साइटेशन के दौरान वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करते हैं और उसको अगर हम एनालाइज करें स्पेक्ट्रोमीटर से तो हमें एक जो डिस्प्ले हासिल होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द ब्राइट लाइन सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेसेस, दिस इज नोन एज द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में 5 टाइप्स की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। इन 5 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को हम क्लासिफाई करते हैं on the basis of transition between the different energy level, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये किस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जो है वो शिफ्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हाई एनर्जी ऑर्बिट से डिफरेंट लो एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिट करते हैं तो इसके नतीजे में जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती हैं वो 5 डिफरेंट रीजन्स में होती हैं, 5 डिफरेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसलिए ये 5 टाइप की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं एक तो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन किन डिफरेंट एनर्जी लेवल के दरमियान हुई है, और दूसरे ये कि इसके नतीजे में एमिट होने वाली जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसका ताल्लुक किस रीजन से है। Now these 5 type of the spectral lines are known as number 1 Lyman series, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होती हैं। बाबर सीरीज इन द विजिबल रीजन, पास्टन सीरीज ये नियर इंफ्रारेड रीजन में, ब्रैकेट सीरीज मिड इंफ्रारेड रीजन में, और फंड सीरीज near in the far infrared region। ये नियर और फार इंफ्रारेड रीजन, ये जो इंफ्रारेड रीजन विजिबल रीजन के करीब होता है उसे हम नियर इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। जो इंफ्रारेड रीजन रेडियो वेव्स के क्लोज होता है उसको फार आईआर रीजन कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान मिड आईआर रीजन। इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कंपोज ऑफ द 5 टाइप ऑफ रेडिएशंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ और 5 टाइप ऑफ द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। दीज सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस आर named as Lyman series, Balmer series, Parsons series, Brackett series and the Fund series। ये कैसे बनती हैं ये अभी हम देखते हैं। तो पहले अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन को हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बेस पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम हाइड्रोजन गैस को एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर में फिल करते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो पहले नंबर पे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाते हैं इनटू हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, जिसकी वजह से बोस एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट से डिफरेंट हाई एनर्जी ऑर्बिट में शिफ्ट कर जाते हैं, यानी अब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। वो किस हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इन इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी की अमाउंट एब्जॉर्ब की। जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करते हैं, क्योंकि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होते हैं, तो जब ये डी एक्साइट करते हैं तो डिफरेंट लो एनर्जी ऑर्बिट में रिटर्न करते हैं और जो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है उसको एमिट कर देते हैं। ये एमिटेड रेडिएशन जो है, ये एमिटेड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होती है और 3 डिफरेंट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में,
विजिबल रीजन में और इंफ्रारेड रीजन में। तो इस तरह ये एमिटेड रेडिएशन जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है इन 3 डिफरेंट रीजन में, वो क्या बनाती है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, और उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जैसे ये मैंने आपको ये फिगर दिखाई थी, हाइड्रोजन गैस फिल्ड एट लो प्रेशर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, रेडिएशन एमिट हुई, उसको एक स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज किया, बनने वाला जो स्पेक्ट्रम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, it contains the spectral lines in the 3 different regions, ultraviolet region, visible region, infrared region, और इन 3 region में बनने वाली spectral line जैसे मैंने अभी आपको बताया कि they are classified into 5 types: Lyman series, Balmer series, Parsons series, Brackett series and the Fund series। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये 5 टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये कैसे बनती है। तो ये दो जो फिगर आपके सामने हैं ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को शो कर रही हैं। ये सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है नॉर्मल फर्स्ट ऑर्बिट, और ये एक्साइटेड एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हाई एनर्जी ऑर्बिट में मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हाई एनर्जी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ड्रॉप करते हैं तो ऐसी सूरत में एमिट होने वाली जो रेडिएशन होंगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होंगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ की होंगी, और इससे बनने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस को कॉमनली हम जो है कलेक्टिवली हम लाइमन सीरीज कहते हैं। इन द सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट हाई एनर्जी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ड्रॉप करने की बजाय अगर सेकंड ऑर्बिट में ड्रॉप करता है, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो ये पहला ये फर्स्ट था, अब ये सेकंड ऑर्बिट, तो अगर ये सेकंड ऑर्बिट में ड्रॉप करता है तो ऐसी सूरत में एमिट होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो विजिबल रीजन में होंगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ की होंगी। इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द बार्मर सीरीज। सो बार्मर सीरीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाई एनर्जी ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट, अल्ट्रावायलेट और उसके बाद विजिबल, और उसके बाद जो बाकी 3 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो इंफ्रारेड रीजन में है। अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ड्रॉप करते हैं तो ऐसी सूरत में एमिट होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो नियर आईआर रीजन में होंगी, कलेक्टिवली उनको क्या कहा जाएगा, दे विल बी नोन एज द पार्सन सीरीज। अगर एक्साइटेड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट में ड्रॉप करते हैं तो ऐसी सूरत में बनने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी वो मिड आईआर रीजन में, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज मिड आईआर रीजन, मिड आईआर रीजन में होंगी, कलेक्टिवली नोन एज द ब्रैकेट सीरीज। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट में ड्रॉप करते हैं तो ऐसी सूरत में जो रेडिएशन एमिट होंगी वो फार इंफ्रारेड रीजन में होंगी और उनको कलेक्टिवली हम फंड सीरीज कहते हैं। इन 5 टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्मेशन को अब हम एक टेबल के जरिए स्टडी करते हैं। ये टेबल लाइमन सीरीज, Lyman series are the spectral lines produced in the ultraviolet region. How they are produced? When electron in the high energy orbits, any high energy orbit, drop to the first orbit. Balmer series. Balmer series are produced in the visible region. They are produced due to transition of electron from any of the high energy orbit to the second orbit. Third are the Parsons series. They are in the near infrared region. They are produced due to transition of electron from any of the high energy orbit to the third orbit. Fourth are the bracket series. Bracket series are in the mid infrared region. They are produced due to transition of electron from high energy orbit to the fourth orbit. Fifth are the Fund series. Fund series are produced when electrons shift from high energy orbit to the fifth orbit and these radiation are in the far IR region. ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो सबसे पहले लाइमन नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी 1887 में और इसके साथ दूसरे साइंटिस्ट थे बामर। लेकिन
ये इनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। इनकी फॉर्मेशन को रदरफोर्ड ने 1913 में एक्सप्लेन किया था। इन तमाम जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, इनकी वेव नंबर्स हम बोहर्स इक्वेशंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोहर्स इक्वेशन फॉर वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 into 10 raised by 7 into 1 over n1 square into 1 over n2 square. n1 stand for the low energy orbit and n2 stand for the high energy orbit. तो अब हम देखते हैं ये जो डिफरेंट 5 टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनको डिटेल से देखते हैं और ये देखते हैं कि इनमें मौजूद जो स्पेक्ट्रल लाइंस, इनकी वेव नंबर कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, Lyman series. Lyman series is the group of closely spaced spectral lines in the spectrum of hydrogen atom which lie in the ultraviolet region. These spectral lines are produced due to de-excitation of electron from the high energy orbit to the first orbit. जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी ऑर्बिट यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से फर्स्ट ऑर्बिट में ड्रॉप करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो रेडिएशन अमिट होंगी पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेंगी और उन पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन जो स्पेक्ट्रल लाइन बनाती हैं उनको कलेक्टिवली लाइमन सीरीज का कहते हैं। लाइमन सीरीज आफ्टर थियोडर लाइमन। अब हम देखते हैं कि इन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेव नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ड्रॉप करता है, wave number will be equal to 1.09678 into 10 raised by 7 into 1 over 1 square minus 1 over 2 square. It is calculated to be 82.26 into 10 raised by 5 meter per 1. सेकेंड लाइन कैसे प्रोड्यूस होगी? अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ड्रॉप करता है, so wave number of this spectral line nu bar will be equal to Rydberg constant into 1 over n1 square, that is 1 square, minus 1 over n2 square, that is 3 square. It is calculated to be 97.60 into 10 raised by 5 meter per 1. Now the third line is produced when electron draws from the fourth orbit to the first orbit. Wave number of the third spectral lines is calculated as Rydberg constant into 1 over 1 square minus 1 over 4 square. It's equal to 102.70 into 10 raised by 5 meter by 1. और लिमिटिंग लाइन कैसे प्रोड्यूस होगी? अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में ड्रॉप करता है, ऐसी सूरत में जो वेव नंबर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 ओवर n1 स्क्वायर इन माइनस 1 ओवर इंफिनिटी, तो 1 ओवर इंफिनिटी मीन 0, इट विल बी इक्वल टू द रेडबर्ग कांस्टेंट, यानी लिमिटिंग लाइन की वेव नंबर जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। ये तमाम जो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी and the group of these spectral lines is collectively known as the Lyman series. Now the Balmer series. Balmer series is the group of closely spaced spectral lines in the spectrum of hydrogen atom which lie in the visible region. यानी बार्मर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस को हम अपनी आंख से ऑब्जर्व कर सकते हैं। These spectral lines are produced due to de-excitation of electron from high energy orbit to the second orbit. अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ड्रॉप करने की बजाय सेकंड ऑर्बिट में ड्रॉप करता है, तो ऐसी सूरत में रेडिएशन जो अमिट होंगी पर्टिकुलर वेवलेंथ की होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में होंगी और इन स्पेक्ट्रल लाइंस को कलेक्टिवली बार्मर सीरीज कहते हैं आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसमें 4 प्रोमिनेंट स्पेक्ट्रल लाइन है। फर्स्ट लाइन को हम H अल्फा लाइन भी कहते हैं। It is produced due to transition of electron from the third orbit to the second orbit. Second line is known as H beta line. It is produced due to transition of electron from the fourth orbit to the second orbit. Third line is also known as the H gamma line. It is produced due to transition of electron from the fifth orbit to the second orbit. Whereas the fourth line or H gamma line is produced due to transition of electron from the sixth orbit to the second orbit.
अब हम देखते हैं कि इन स्पेक्ट्रल लाइन की वेव नंबर कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ये लाइमन सीरीज है, यानी ये आप देखिए कि ये H अल्फा लाइन due to transition of third orbit to the second orbit, H beta line due to transition of electron from the fourth orbit to the second orbit, H gamma line due to transition of electron from fifth orbit to the second orbit, and H delta line due to transition of electron from the sixth orbit to the second orbit, after the name of the scientist who first of all identified this spectral series is Jacob Balmer. Now, calculation of wave number of H alpha line. H alpha line में N1 is 2, N2 is 3, यानी थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा है, तो N1 और N2 की जगह ये आप 2 और 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए, रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो वेव नंबर इज 15.234 इंटू 10⁵ मीटर पर 1. Now, wave number of H beta line, it is produced due to transition of electron from fourth orbit to the second orbit. Wave number will be equal to Rydberg constant into 1/2 square minus 1/4 square. और ये जो क्या कहते हैं वेव नंबर जो है, it is 20.566 into 10⁵ meter per 1. Third is H gamma line. It is produced due to transition of electron from the fifth orbit to the second orbit. इसकी wave number Rydberg constant into 1/2 square minus 1/5 square. It's 23.05 into 10⁵ meter per 1. Now the wave number of the limiting line, it is produced due to transition of electron from infinity to the second orbit. तो N1 की जगह 2 लिखिए और N2 की जगह infinity 1/infinity 0. So it comes out to be 27.421 into 10⁵ meter per 1. यहाँ पे एक और बात जरा सुन लीजिएगा कि ये भी क्लोजली स्पेस हैं और ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस लाइंस आर नोन एज द बार्मर सीरीज. यहाँ पे एक बात जो है वो याद रखने वाली है, वो ये है कि जो लिमिटिंग लाइन है बार्मर सीरीज की, वो विजिबल रीजन में नहीं होगी, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी ड्यू टू रिलीज ऑफ द ग्रेटर एनर्जी. Now the Paschen series. Paschen series after the name of scientist Frederick Paschen. Now Paschen series is the group of closely spaced spectral lines in the hydrogen spectrum which lie in the near IR region. These spectral lines are produced due to de-excitation of electron from the high energy orbit to the third orbit in the hydrogen atom. First spectral line कैसे प्रोड्यूस होगी? Due to transition of electron from the fourth orbit to the third orbit. Wave number Rydberg constant into 1/n1 square, that is 1/3 square, minus 1/2 square, that is 1/4 square. It comes out to be 5.331 into 10⁵ meter per 1. Now the second spectral lines are produced due to transition of electron from the fifth orbit to the third orbit. Wave number is Rydberg constant into 1/n1 square minus 1/n2 square. That is Rydberg constant into 1/3 square minus 1/5 square. It's 7.799 into 10⁵ meter per 1. Now the wave number of the limiting spectral lines कब ये प्रोड्यूस होगी? अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से थर्ड ऑर्बिट में ड्रॉप करती है. So wave number will be equal to Rydberg constant into 1/3 square minus 1/infinity. 1/infinity means 0. So it is calculated to be 12.187 into 10⁵ meter per 1. Now next are the bracket series after Frederick's summer bracket. Bracket series is the group of closely spaced spectral lines in the spectrum of hydrogen atom which lie in the mid-IR region. These spectral lines are produced due to de-excitation of electron from high energy orbit to the fourth orbit. तो इस सीरीज में फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कैसे प्रोड्यूस होगी? अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में ड्रॉप करता है. वेव नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. Rydberg constant into 1/n1 square minus 1/n2 square, or it is 1/4 square minus 1/n5 square into Rydberg constant. It's 2.45 into 10⁵ meter
bar 1. Second spectral lines is produced due to transition of electron from the 6th orbit to the 4th orbit. इस सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की वेव नंबर रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर. इट इज कैलकुलेटेड टू बी 3.808 into 10⁵ meter bar 1. Limiting line is produced when electron drop from infinity to 4th orbit. Wave number is Rydberg constant into 1/4 square minus 1/infinity. It comes out to be 6.855 into 10⁵ meter bar 1. Last are the Fund series. Fund series is the group of closely spectral lines in the spectrum of hydrogen atom lying in far IR region closer to the radio waves, closer to the wavelength of the radio waves. These spectral lines are produced due to de-excitation of electron from any of the high energy orbit to the 5th orbit. फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कैसे प्रोड्यूस होगी? अगर इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में ड्रॉप करता है. वेव नंबर रेडबर्ग कांस्टेंट into 1/5 square minus 1/6 square. It is calculated to be 1.340 into 10⁵ meter bar 1. Second spectral lines are produced due to transition of electron from the 7th orbit to the 5th orbit. Wave number is equal to Rydberg constant into 1/5 square minus 1/7 square. It is equal to 2.148 into 10⁵ meter bar 1. Limiting spectral lines is produced due to transition of electron from infinity to the 5th orbit. So wave number will be equal to Rydberg constant into 1/5 square minus 1/infinity. It's found to be 4.387 into 10⁵ meter bar 1. तो स्टूडेंट इस तरह आप किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में मौजूद किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं अभी कवर करना चाहता हूँ, दिस इज द डिफेक्ट्स इन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं. पहला डिफेक्ट जो है वो ये है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल सिर्फ उन एटम्स और आयन पर अप्लाई होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो. उसमें एक तो हो गया हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन है. हीलियम He+1 आयन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम एटम है तो He+1 आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2 आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. इन द सेम वे बेरिलियम +3 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. सो इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. सेकंड, if Bohr's atomic model is Bohr's atomic model cannot explain the formation of fine line in the spectrum of hydrogen atom. Fine lines, what does it mean? अगर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व किया जाए तो मालूम होगा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो इनफैक्ट बहुत सी क्लोजली स्पेस्ड लाइंस से मिलके बनी हुई हैं. ये क्लोजली स्पेस्ड लाइन जो है ये फाइन लाइंस कहलाती हैं और ये फाइन लाइंस पर मुश्तमिल जो स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज द फाइन स्ट्रक्चर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. बोर्स एटॉमिक मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि ये आखिर एक स्पेक्ट्रल लाइंस इन सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस में या फाइन लाइंस में जो है वो क्यों separated है. So Bohr's atomic model cannot explain the formation of fine line in the spectrum of hydrogen atom. Third is that Bohr suggested that electron revolve around the nucleus in the circular orbit. लेकिन समरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द 3-dimensional स्पेस में मूव करता है, यानी बोथ सर्कुलर ऑर्बिट्स. लेकिन समरफेल्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है अराउंड द एटम
It's not one dimensional, it is three dimensional. Number four, Bohr's atomic model doesn't explain the Zeeman effect. Zeeman इफेक्ट जो है वो क्या है? जीमान इफेक्ट ये है कि सपोज हम हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम से एमिटेड रेडिएशन जो है उनको एनालाइज करके हमने हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम हासिल किया हुआ है। तो अगर हम ये सारा सेटअप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मोर स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करते हैं तो ये अदर ये जो मल्टीपल लाइंस जो हैं वो फिर डिसअपियर हो जाती हैं, वापस एक लाइन हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में मौजूद स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है इसे हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। बोह्स एटॉमिक मॉडल इस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। Zeeman effect is the splitting of the spectral lines into closely spaced lines when excited atom of hydrogen atom giving the atomic emission spectrum is placed in the magnetic field. Bohr's atomic model doesn't explain Zeeman effect. Bohr's atomic model cannot explain the Stark effect. अगर हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ली जाए तब भी वो सेवल स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग स्टार्क इफेक्ट कहलाती है। बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। एंड लास्ट वन, बोर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करता है हैविंग द स्पेसिफिक रेडियस, और यानी स्पेसिफिक रेडियस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी पोजीशन मालूम की जा सकती है। दे मूव विद द स्पेसिफिक वेलोसिटीज, स्पेसिफिक वेलोसिटी की वजह से हम मालूम कह सकते हैं कि इनका मोमेंटम मालूम किया जा सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ वी कैन स्पेसिफाई देयर पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम। लेकिन हेजनबर्ग नामी एक साइंटिस्ट ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने प्रपोज किया कि एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं किए जा सकते, या न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम की जा सकती है या मोमेंटम, दोनों इकट्ठे एक साथ मालूम नहीं किए जा सकते। तो इस तरह ये एक और ड्रॉबैक जो है ये हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सूरत में हमारे पास आ जाता है। सो दीज आर द 6 ड्रॉबैक्स ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये दो टॉपिक जो आप अच्छी तरह जो है वो खींचिएगा। नो रिव्यू क्वेश्चंस। हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ hydrogen spectrum on the basis of Bohr's atomic model? What is hydrogen spectrum? Describe the different spectral line present in it. What are the Lyman series? Calculate the wave number of the first line and the limiting lines in the Lyman series of hydrogen spectrum. किसी भी spectral line की का wave number आपसे कहा जा सकता है कि calculate करें. What is the Balmer series? Describe the spectral line present in this series. Calculate the wave number of H alpha line and the limiting line in the Balmer series of the spectrum of hydrogen atom. What are the Parsons series? Calculate the wave number of the first line and the limiting line of the Parsons series. What are the bracket series? Calculate the wave number of the first line and the spectral lines in the bracket series. What are the Fund series? Calculate the wave number of the first line and the limiting line in the Fund series. और आखिर में के write down the drawbacks of the Bohr's atomic model। तो ये स्टूडेंट इस लेक्चर को बार बार आप व्यू कीजिएगा और बुक से भी स्टडी कीजिएगा, आपको ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।